स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, लाइट फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। ऊपर आई बटन में भी आपको आएगा, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वीडियोस भी डली हुई है, तो वहां आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के थ्रू। बायोलॉजी में हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा लाइफ प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? बहुत सिंपल सा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है और बहुत ही 10-12 नंबर का चैप्टर है यार। लाइफ प्रोसेस मतलब वो कुछ जीवन क्रियाएं जो हमारी लाइफ को चला रही है। बिना उन क्रियाओं के, बिना उन प्रोसेसेस के हमारी लाइफ नहीं चल सकती। एग्जाम्पल के तौर पर सर, न्यूट्रिशन, डाइजेशन जो खाना हम पचाते हैं, सांस लेना रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन हार्ट ब्लड वगैरह, किडनी एक्सक्रीशन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह वगैरह, ऐसी तमाम चीजें लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आती है। ये मैंडेटरी है सर, इसमें से कुछ भी खराब हो गया तो जय श्री महाकाल। तो हमें बेसिकली यहाँ पर वो प्रोसेसेस को ही डीप डाउन पढ़ना है। ऐसे इस चैप्टर में आप 4 मेन प्रोसेस पढ़ोगे: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इन चारों प्रोसेसेस के अंदर हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमंस के अंदर पढ़ेंगे और एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। 3 लोगों के अंदर हम ये चीजों को पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें हम ह्यूमंस भी कवर करेंगे, अमीबा दीदी को भी कवर करेंगे, प्लांट्स दीदी को भी कवर करेंगे। तो आओ देखो, ये तो कुछ बेसिक ज्ञान लिखा हुआ है कि जो बेसिक फंक्शंस होते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उन्हीं को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, जो मैंने आपको बोला। अब इसमें सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी कहां से मिलती है? फूड से। और उस फूड को लेना, उस खाने को लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब इस न्यूट्रिशन में काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम थाली खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी स्वीट्स वगैरह। तो इसमें बहुत चीजें है, कार्ब्स भी है, प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है। तो सब बॉडी के अंदर जा रहे हैं, बॉडी के अंदर इसको डाइजेस्ट किया जाता है, इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। तो देखो, फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपल फूड इज ग्लूकोज, ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है। और ऐसे बहुत सारे कार्ब्स रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं। ये सब जो हमारे रहते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स ही कहलाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स ही कहलाते हैं। और इन्हीं को लेना न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, बेसिक कहानी। अब एक्चुअली क्या होता है? ये न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है। ये न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, खुद का खाना खुद बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, मीट पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। हम हैं हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक जो खुद का खाना खुद बनाए, एग्जाम्पल गुड ग्रीन प्लांट्स। अब सर ग्रीन प्लांट्स कौन सी प्रोसेस से खाना बनाते हैं? बचपन में पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। उसी को हम क्या बोलते हैं सर? ग्रीन प्लांट्स का न्यूट्रिशन, यानी ग्रीन प्लांट्स का खाना बनाने की प्रक्रिया। तो देखो, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक क्या है? ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर अपना खाना खुद बनाता है, जैसे वेरियस सोर्सेस से ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। हेटेरोट्रॉफिक डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं सर, लोगों पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम लोग। हाँ, हम लोग डिपेंड करते हैं ना सर, बस वैसे ही है। अच्छा सर, ये हेटेरोट्रॉफिक 3 तरह का होता है। हेटेरोट्रॉफिक 3 तरह का होता है: सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। बहुत सिंपल है। सेप्रोफाइटिक वो जो मरे हुए से अपना खाना लेते हैं, डेड और डिकेइंग, बहुत ही खराब सड़ा हुआ खाना। जैसे आपने देखा होगा, कोई कॉकरोच मर जाता है तो उस मरे हुए कॉकरोच से हम खाना ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेप्रोफाइटिक। हम नहीं, मतलब चींटी वगैरह वो हो जाता है। या कोई गीला कचरा है तो उस गीले कचरे के आगे आपको मक्खी घूमते हुए दिख जाएगी, मच्छर घूमते हुए दिख जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके
सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो देखो विच ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, है ना, डेड और डिकेइंग, जैसे फंगाई, मशरूम, ईस्ट, ये सारे इसके अंदर आते हैं। दूसरे होते हैं पैरासाइटिक, और ये मस्त ऑर्गेनिज्म है। पैरासाइटिक क्या होते हैं? जिंदा ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। सेप्रोफाइटिक तो मरे हुए से ले रहे थे, बट पैरासाइटिक जिंदा से लेते हैं। जैसे हमारे बालों में जुएं होती है, हमारे बालों में जुएं होती है, अब है तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब हम ही से वो न्यूट्रिशन ले रही है। एक लीच आता है, ब्लड सक करता है, वो लीच होता है, लाइस होता है, टिक्स होते हैं, ये सारे जिंदा ऑर्गेनिज्म से खाना ले लेते हैं। तो देखो वी डेराइव फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको होस्ट भी बोलते हैं, विदाउट किलिंग। प्लाज्मोडियम, टिक्स, लाइस वगैरह वगैरह, ये सारे आपके पैरासाइट्स होते हैं। फिर आता है होलोजोइक, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को प्रोसेस से तोड़ते हैं ह्यूमंस। मैं आपको बताता हूं होलोजोइक क्या होते हैं। 5 स्टेप्स से खाने को तोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक। सर ये 5 स्टेप्स कौन कौन सी होती है? देखो ये 5 स्टेप्स होती है, एक सेकेंड, ये होती है 5 स्टेप्स ये: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। जरा ध्यान सुनना। इंजेशन का मतलब होता है खाना खाना, खा लो खा लो खा लो खा लो। डाइजेशन का मतलब होता है खाने को तोड़ना, पचा लो पचा लो पचा लो। फिर उस डाइजेस्टेड खाने से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन करने के लिए वो सारा खाना एब्जॉर्ब होकर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो एनर्जी मिली उससे सारे ऑर्गन्स तक वो एनर्जी पहुंचाना, और वो ऑर्गन्स उस एनर्जी को यूज करते हैं अपनी प्रोसेसेस के लिए, एसिमिलेशन। और लास्ट में बचा कुचा अनडाइजेस्टेड खाना जो बकवास था वो बाहर निकल जाएगा इजेशन के थ्रू। तो ये 5 स्टेप्स हो गए: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। खत्म बात। ऐसे तो देखो इंजेशन मतलब टेकिंग फूड इनटू दी बॉडी, डाइजेशन इसको तोड़ना, इनसॉल्युबल को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ना, एब्जॉर्प्शन ये हमारे इंटेस्टाइन वॉल से ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड के अंदर इसको डाइजेस्ट करवाना और एब्जॉर्ब करवाना, एसिमिलेशन इसके अंदर एब्जॉर्ब फूड से जो एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाना, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, प्रोडक्शन के लिए, वो हो गया एसिमिलेशन। और जो बकवास खाना बच गया अनडाइजेस्टेड फूड, उस बकवास खाने को बॉडी से बाहर निकालना, इजेशन। सिंपल 5 स्टेप्स, सिंपल 5 स्टेप्स, यस सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान। अब सर हम पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। पता तो है आपको कौन सी तरीके से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपको 4 चीजें लगती है: सनलाइट, वाटर, CO2, क्लोरोफिल। तो 4 चीजें आपको मेनली दिखेगी: CO2, H2O, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये 4 चीजें आपको देखने को मिलेगी। इससे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन और अपना खाना बनाते हैं। आओ इसको समझते हैं कैसे होती है ये। देखो पानी आपने दिया प्लांट्स को, रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक, बहुत बढ़िया। CO2 इनको बाहर से मिल जाती है, गैस तो ये इनहेल कर लेते हैं, तो CO2, H2O इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आप एनर्जी दे रहे हो, तो इसलिए इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को एंडोथर्मिक भी बोला जाता है, क्योंकि आप इसमें रिएक्शन में एनर्जी दे रहे हो। इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है सर? वो जो प्लांट्स को ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है, ग्रीन कलर आता है, वो है क्लोरोफिल। यहां से बनता है ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में निकलती है ऑक्सीजन गैस जो हमको मिल जाती है। तो छोटी सी रिएक्शन है, बट इस रिएक्शन के अंदर टोटल 3 फेजेस होते हैं, टोटल 3 फेजेस होते हैं, तब जाके ये रिएक्शन बनती है, ऐसे नहीं बनती है। आओ मैं इन 3 फेजेस के बारे में आपको बताता हूं। 3 फेजेस में ये हैं इवेंट्स, ये तो आपको पता ही है 4 चीजें लगती है। 3 फेजेस में सबसे पहले होता है सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल। जो एनर्जी सूर्य देवता दे रहे हैं वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब करी जाएगी, है ना। अब ध्यान ये रखना कि 2 चीजें हैं, एक CO2 है और एक H2 है। सेकेंड स्टेप में होता है ये एनर्जी, जो लाइट एनर्जी थी सनलाइट, ये कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। कि किसके अंदर कन्वर्ट होती है दोस्तों? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट। और इसी सेकेंड स्टेप के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज होती है कि पानी का स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है। कौन से 2 गैसेस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो H2O टूटा, H2 और O2 में। O2 तो हमको मिल गया, O2 तो हमको मिल गया। और आपको मैं बता दूं ये जनरली दिन में होती है, तो इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये डे टाइम में होती है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोला जाता है। ठीक सर। तो आपने पानी को भी तोड़ दिया। अब पहले आपने सनलाइट को एब्जॉर्ब करवाया क्लोरोफिल से, सेकंड आपने इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और फिर इससे आपने वाटर को तोड़ा H2 और O2 में। अब बचा अभी भी CO2 है, अभी भी CO2 बचा अब, और यहां H2 भी बचा, तो
इस CO2 में H2 मिलाया जाएगा, O2 बाहर निकल गया, H2 बच गया, H2 इस CO2 में मिलाया जाएगा, ये कहलाएगा रिडक्शन। याद है केमिस्ट्री में पढ़ते थे रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसलिए रिडक्शन हुआ CO2 का H2 में, तो यहां से बनता है ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। तो थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्ब्स बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी। सिंपल प्रोसेस। तो पहली स्टेप में क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, फिर इसको कन्वर्ट किया केमिकल में, वाटर को तोड़ा H2O2 में, और थर्ड इसी H2 से हमने CO2 को रिड्यूस करके कार्ब्स बना ली। अच्छा सर, ये वाली जो रिएक्शन थी जिसमें CO2 और H2 मिक्स हुआ था, ये डार्क रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि ये जनरली रात में होती है, ये इसलिए कहलाती है डार्क रिएक्शन, या इसको कुछ लोग लाइट इंडिपेंडेंट भी कह देते हैं। अब सर ये पूरी प्रोसेस हो कहां रही है, पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो कहां रही है, ये हो रही है लीफ के अंदर। ये कहां हो रही है, लीफ के अंदर हो रही है, इसलिए बोला जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ है, लीफ के अंदर पूरी प्रोसेस हो रही है। देखो जैसे मैंने बोला था ना, CO2 से ग्लूकोज बनना डार्क रिएक्शन कहलाता है रिडक्शन, और H2O से H2O से ऑक्सीजन टूटना कहलाता है लाइट रिएक्शन, ये भी बताना चाहिए। देखो तो क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल व्हिच कंटेन क्लोरोफिल, ये हमको पता है, हमने पढ़ते थे। तो it is a cross section of leaf. Chloroplast can be seen as numerous disc-like organelles in the photosynthesis cells. ये आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा कि कहां पर ये पूरी प्रोसेस होती है, लीफ के अंदर जो कलर पिगमेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, पूरी फोटोसिंथेसिस वहां हो रही है। अच्छा सवाल उठता है कि पानी और हवा और CO2 ये जा कैसे रही है लीफ के अंदर, और ये वापस कैसे आ रही है, ये हो रही है लीफ के अंदर प्रेजेंट एक स्टोमेटा के थ्रू। कैसे हो रही है, स्टोमेटा के थ्रू। ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा करता क्या है, किसी भी चीज को अगर अंदर या बाहर जाना है तो वो दो प्रोसेस से होता है। अगर आपको याद हो तो एक ऑस्मोसिस होती थी, एक डिफ्यूजन होता था। ऑस्मोसिस लिक्विड के लिए होती थी, अगर 9th में याद हो तो ऑस्मोसिस पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पानी को जाना, और डिफ्यूजन जनरली होता है गैसेस के थ्रू। तो अगर कोई गैस को अंदर आना है, लेट्स से CO2 को अंदर आना है, तो जो स्टोमेटा के ये दो रहते हैं, इनको गार्ड सेल्स बोला जाता है, ये जनरली ओपन हो जाते हैं, ये क्लोज है, ये ओपन है, तो कोई गैस आराम से अंदर जा सकती है। बट अगर किसी को अलाउ नहीं करना, या सेल के अंदर ऑलरेडी प्रॉपर गैसेस हैं, इनफ गैसेस हैं, तो ऐसे क्लोज हो जाते हैं। तो जनरली किसी भी एंट्री और एग्जिट को अलाउ करने का काम हमारे गार्ड सेल्स कर रहे हैं स्टोमेटा के अंदर। तो देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। जब वाटर फ्लोज इनटू होता है, अंदर होता है, तो दे स्वेल अप, फूल जाते हैं, और इसका उल्टा होता है, बाहर जाता है तो श्रिंक। व्हेन प्लांट्स डू नॉट नीड CO2 द पोर्स आर क्लोज, जब नहीं चाहिए, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी स्टोमेटा के थ्रू होती है। ठीक है सर, और इसी का पूरा डिटेल वर्जन इस तरीके से यहां दिया हुआ है कि किस तरीके से पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन वर्क करती है। तो जरा देखो कैसे ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन काम करती है। टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स, जो मैंने आपको बोला ग्रीन लीव्स के अंदर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड एज स्टोमेटा, जैसे मैंने बोला। फिर वाटर जो फूड के अंदर लेके जाया जाता है, और रूट स्टेम्स के ऊपर आपको जहां लीफ तक पहुंचाना है पानी, वहां तक पहुंचाया जाता है। सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि केमिकल रिएक्शंस हो। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, जो हमने अभी पढ़ा, प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी। पहला पॉइंट यही था ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट मतलब बाहर O2 निकला था। एंड this oxygen goes into the air, obviously बात है। The food prepared by green leaves is in the form of simple sugar called as glucose, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज फिर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस तरीके से पूरी फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की प्रोसेस वर्क करती है। तो समझ में आ गई न्यूट्रिशन इन प्लांट सर? बिल्कुल सर, ठीक है, ये आपको क्लैरिटी हो गई, और ये 5 स्टेप्स आ गई। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, छोटू सा टॉपिक है, फिर इसका मेन टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर। तो देखो अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर किस तरीके से बड़ी इजी प्रोसेस है यार, देखो। अच्छा, इसकी पूरी प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेगोसाइटोसिस, भूलना मत। देखो जैसे ये है फूड पार्टिकल, ये अमीबा की बाउंड्री देख रहे हो, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। हाँ, नाम अच्छा है। ये स्यूडोपोडिया क्या करता है, इस फूड के आजू बाजू ऐसा ट्रैप सा बनाता है, ऐसा ट्रैप सा बनाता है ताकि खाना इसके अंदर फंस जाए। खाना जैसे इसके अंदर फंस गया, अब अंदर लिया, अब इसका डाइजेशन होगा, पहले इंजेक्शन हो गया, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और जितना भी सारा एक्सक्रीशन है वेस्ट वाला पार्टिकल,
वो ये बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से अमीबा की ये पूरी प्रोसेस होती है और इसका फूड एक वैक्यूल में स्टोर होता है। वैक्यूल आपको पता होगा, फूड स्टोरिंग सेल रहता है। ठीक है सर, सिंपल सी चीज थी। मेन तो है भाई ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आओ देखो भाई, मैं ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन में आपको एक चीज बताता हूँ। ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन कभी भी पूरा नहीं आता है, हमेशा इसके बीच में से कोई पार्ट आता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा, ये जो है ना ये इसके अंदर से आते हैं। तो ये मेन है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि कैसे हम ह्यूमन बींग्स का प्रॉपर डाइजेशन करते हैं और कैसे सारी चीजें होती है। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले वही इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, इजेशन, ये 5 स्टेप्स में चलाना है। सबसे पहले खाना खाया माउथ से, माउथ में प्रेजेंट है 2 चीजें, टीथ और सलाइवा। टीथ च्यूइंग ऑफ फूड, छोटा बनाना खाने को, वरना फिर खाना इजीली अंदर जा नहीं पाता है। सलाइवा थूक जिसको बोलते हैं, वाटरी लिक्विड, ये एक्चुअली क्या करता है सर, ये खाने को ल्यूब्रिकेट करता है, सॉफ्ट कर देता है थोड़ा सा, ताकि इजीली वो इस खाने वाली नली से आराम से अंदर चले जाए, कोई दिक्कत परेशानी हो ही नहीं। तो ये काम होता है हमारी सलाइवा का। आओ धीरे धीरे समझते जाते हैं। इसमें तो फिर बहुत सारे ऑर्गन्स लिखे ही हुए हैं। पहले माउथ, माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है भैया, पहली बार स्टार्ट हो जाता है। टीथ, इसका काम होता है स्मॉल पीसेस में तोड़ना और च्यूइंग करना। सलाइवा वाटरी लिक्विड, जिसका काम होता है सॉफ्टनिंग और फर्दर मूवमेंट मेल करना। अच्छा सर, सलाइवा की एक एंजाइम है, सलाइवा की एक शक्ति है, यहां नहीं लिखी हुई है, यहां लिख देते हैं। सलाइवा की एक शक्ति है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। इस सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम इस एंजाइम, इस शक्ति का होता है। तो पहला हो गया माउथ। अब माउथ से खाना जाएगा किसके अंदर, फूड पाइप, ये रही खाने की नली, इसको बोलते हैं खाने की नली। अच्छा, आपने ये भी तो कभी सोचा होगा सर कि खाना विंड पाइप में क्यों नहीं चले जाता, हवा वाली नली में क्यों नहीं चला जाता? हाँ, ये बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है। यहाँ पर एक ऑर्गन रहता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। या एपिग्लॉटिस ही मस्त काम करता है एक्चुअली। एपिग्लॉटिस का काम पता है क्या होता है? ये जब खाना फूड पाइप के अंदर जा रहा होता है, विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है, तो ये एपिग्लॉटिस करता है। बहुत बढ़िया काम रहता है एपिग्लॉटिस का, खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है। अब आ गए फूड पाइप में। फूड पाइप का एक और नाम है ईसोफेगस। फूड पाइप का एक और नाम है ईसोफेगस। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, बट हाँ यहाँ ऐसे चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं, ऐसे वेविक मूवमेंट्स होते हैं। इन वेविक मूवमेंट्स को पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स बोला जाता है फूड पाइप के अंदर। ठीक है सर, समझ में आई ये बेसिक सी चीज? हाँ जी सर। तो माउथ का हो गया, टीथ का हो गया, सलाइवा का हो गया, फूड पाइप हो गया, ईसोफेगस हो गया। अब खाना जाएगा हमारे पेट में। पेट में ये 3-4 घंटे तक जाता है। जे शेप्ड ऑर्गन है, अगर आप देखोगे तो जैसे ये स्टमक है ना, तो थोड़ा उल्टा जे टाइप स्ट्रक्चर है। अब स्टमक में 3 जूसेस हैं जो खाने को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। इन 3 जूसेस को हम गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। तो देखो 3 जूसेस हैं, HCl, म्यूकस, पेप्सिन। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम होता है खाने को एसिडिक बनाना। खाने को क्या बनाना? एसिडिक बनाना। प्लस छोटे छोटे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे अगर बैक्टीरिया वगैरह है, तो उनको किल करने का काम भी यही भाई साहब करते हैं। ठीक है, तो HCl का काम एक तो एसिडिक बनाना और दूसरा हेल्प इन किलिंग द बैक्टीरिया। बट सर एक प्रॉब्लम है, अगर इनकेस एसिड की मात्रा बढ़ गई और अगर स्टमक की वॉल्स डैमेज हो गई, तो ये एसिड बाहर जा सकता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक, और भाई खुदा ना खास्ता ये एसिड दूसरे ऑर्गन्स तक चले गया तो ये दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है और ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो भैया ओवर एसिड के सिक्रीशन से बचाने के लिए हमारे पेप्सिन दादा हमारे म्यूकस दादा बैठे हुए हैं। म्यूकस क्या करता है? वॉल्स जो है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करता है ओवर एसिड से। किससे प्रोटेक्ट करता है? ओवर एसिड से प्रोटेक्ट करता है। तो देखो स्टमक वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है ओवर सिक्रीशन ऑफ HCl से। इसके बाद है तीसरा पेप्सिन। पेप्सिन की एक एंजाइम होती है पेप्सोजिन, आपको नाम याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं। तो स्टार्च का डाइजेशन सलाइवरी कर रही थी, प्रोटीन का डाइजेस्ट पेप्सिन साफ कर रहे हैं। तीनों गैस्ट्रिक जूसेस डन। HCl ने खाने को एसिडिक बनाया, म्यूकस ने ओवर सिक्रीशन से बचाया, पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। डन। खाना अभी डाइजेस्ट पूरी तरीके से हुआ नहीं, कार्ब्स बाकी रह गए, फैट्स बाकी रह गए, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए 2 जूसेस और आएंगे। ध्यान रखना, खाना इनके यहां नहीं जा रहा है, जूसेस इनके यहां आ रहे हैं। वो 2 जूसेस हैं, एक तो लिवर साहब का और दूसरा पेनक्रियास दादी का। तो ज्यादा ध्यान दो।
तो लिवर साहब अपना इसके अंदर जूस फेंकेंगे, बट जूस भी कहाँ फेंकेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंतड़ियों के अंदर। अच्छा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन विड्थ के रेफरेंस में बोला जाता है, मोटाई के रेफरेंस में, लेंथ में नहीं बोला जाता है, ध्यान रखना है इसको। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ना 3 पार्ट्स हैं। सबसे टॉप वाले को बोला जाता है डेडुनम, यहां बना नहीं हुआ है, आओ मैं तुम्हारे लिए एक फोटो निकालता हूं तो तुमको याद आ जाएगा। देखो, ये देखो, टॉप वाले पार्ट को बोला जाता है डेडुनम, मिडिल वाले पार्ट को बोला जाता है जेजुनम, लास्ट वाले पार्ट को बोला जाता है इलियम। तो डेडुनम से 2 पाइप कनेक्ट होके, डक्ट, बायोलॉजी में पाइप को डक्ट बोलते हैं, तो एक लिवर के थ्रू, एक पेनक्रियास के थ्रू डेडुनम में आते हैं। खाना इनके अंदर नहीं जा रहा है, लिवर और पेनक्रियास के जूसेस इनके अंदर जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा गैस मारो, स्मॉल इंटेस्टाइन की इतने बात तो पता ही है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन कौन से कनेक्टेड होगी? डेडुनम से, जेजुनम से, इलियम से। हाँ सही सोचे, इलियम से, क्योंकि इलियम लास्ट पार्ट है तो उससे लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट हो जाएगी। अब जरा देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे मैंने बोला, बताया मैंने आपको डेडुनम, जेजुनम, इलियम। अब यहाँ आएगा भाई साहब पहला लिवर, पहले लिवर ही आएगा, पेनक्रियास नहीं आएगा, लिवर ही आएगा। लिवर एक जूस सिक्रीट करता है, जिस जूस को बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं इसको? बाइल जूस। ग्रीनिश येलो कलर का रहता है, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। स्टोर कहाँ होता है सर? ये गॉल ब्लैडर के अंदर। ध्यान रखना, ये गॉल ब्लैडर अगर बॉडी से हट जाए तो ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी, सिर्फ स्टोरिंग में दिक्कत होगी, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर? तो लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। अब खाना ऊपर से आ रहा है एसिडिक, HCl ने एसिडिक खाना भेजा है, सही? तो एसिडिक खाना भेजा है, बिल्कुल सही बात सर। अब उस खाने को हम बनाएंगे बेसिक, उसका उल्टा, एसिडिक का उल्टा बेसिक, अल्कलाइन बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम उसको उल्टा बनाएंगे। सर क्यों बना रहे हो? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो पेनक्रियास दादी है ना, वो पेनक्रियास दादी तभी काम कर सकती है जब खाना बेसिक हो, जब खाना बेसिक हो, वरना पेनक्रियास दादी काम नहीं कर सकती। तो पेनक्रियास दादी को काम करवाने के लिए हमें खाने को बेसिक बनाना पड़ेगा, और खाने को बेसिक बनाने के लिए हमारे लिवर दादा बैठे हुए हैं, तो दादा ने काम किया, फिर दादी काम कर पाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो लिवर दादा खाने को एसिडिक से क्या बना देंगे? बेसिक बना देंगे। तो देखो, पहला काम बाइल जूस का एसिडिक से बेसिक बनाना, दूसरा काम फैट को तोड़ना, इट ब्रेक्स डाउन द फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोबुलस, छोटे छोटे ग्लोबुलस के अंदर तोड़ने का काम दादा का है। अब दादा का काम हो गया, अब दादी का काम आ जाता है। दादी पेनक्रियास लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो 3 जूसेस ये भी निकालेगी, पेनक्रियाटिक जूसेस। क्या बोलेंगे इनको? पेनक्रियाटिक जूसेस। स्टमक के जूसेस को हमने बोला था गैस्ट्रिक जूस, लिवर के जूस को बोला बाइल जूस, पेनक्रियास के जूसेस को बोलेंगे पेनक्रियाटिक जूस। 3 है। अब उसमें 3 में आएगा अमाइलेस, ट्रिप्सिन, लिपेस। अमाइलेस आप स्टार्च को ब्रेक करते हैं, है ना, जो ऊपर से भी आया तो ब्रेक करने का काम इनका है। ट्रिप्सिन का प्रोटीन का डाइजेशन का काम करते हैं। लिपेस का फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करना और ब्रेक डाउन करने के काम आते हैं। ठीक है सर? तो इन तीनों के काम हो गए। अब ये जैसे ही सारी चीजें हो गई, इससे पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और डाइजेशन से पहले जो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल थे, अब डाइजेशन के बाद क्या बन जाएंगे? कार्ब्स बन जाएंगे ग्लूकोज, फैट्स बन जाएंगे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स बन जाएंगे अमीनो एसिड्स। ठीक है? देखो यहीं लिखा होगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा ग्लूकोज, प्रोटीन बन जाएगा अमीनो, फैट्स बन जाएगा फैटी और ग्लिसरॉल। अब बताओ, क्या उन 5 स्टेप्स में से 2 स्टेप्स हो गई? इंजेशन डन, डाइजेशन डन। अब सारी कहानी आती है एब्जॉर्प्शन की, सारी कहानी आती है एब्जॉर्प्शन की। खाने को अब एब्जॉर्ब करवाओ डिफरेंट डिफरेंट ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर। अब पूरा खाना एब्जॉर्प्शन होने के लिए जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन एरिया ऑफ डाइजेशन, मेन एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो सारा एब्जॉर्प्शन का दारोमदार स्मॉल इंटेस्टाइन दीदी ने लिया हुआ। अब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन दीदी ने ये दारोमदार लिया हुआ है, तो हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन दीदी पे आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन दीदी में प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे विलाय, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोला जाता है विलाय, इंटेस्टाइन विलाय। छोटे छोटे विलाय प्रेजेंट रहते हैं। इन विलाय का काम मिलियंस में प्रेजेंट है। इन विलाय का काम बहुत ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, बहुत ज्यादा जगह प्रोवाइड करना। छोटे छोटे, तो जितना भी डाइजेस्टेड फूड था, वो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के लिए आएगा,
और ये सारे एब्जॉर्प्शन विलाय के थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स में पहुंचा दिया जाएगा। तो विलाय क्या करता है, फिंगर लेग प्रोजेक्शन है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं ब्लड स्ट्रीम से वहां तक ये आराम से खाना पहुंचा दिया जाए। ठीक है सर, तो देखो इट गिव्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन और सारा एब्जॉर्ब्ड होता है वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू आवर ब्लड। ठीक है सर, तो एब्जॉर्प्शन डन, एसिमिलेशन तो अपने आप ही होता है, जहां तक ऑर्गन्स तक वो एनर्जी पहुंची फिर वो ग्रोथ रिपेयर का काम कर लेंगे, एसिमिलेशन डन। लास्ट अनडाइजेस्टेड फूड, जो बॉडी के काम ही नहीं आया, बेकार खाना, तो वो सारा बेकार खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब उसको खाना नहीं बोलेंगे हम, उसको स्टूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टूल। क्या बोलेंगे, स्टूल। तो ये सारा का सारा स्टूल अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंतड़ी के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये जाएगा तो ये स्टोर होगा रेक्टम में और ये पास होगा एनस से। कब पास होगा सर, ये जब तुम सुबह सुबह स्कूल जाते हो उससे पहले जाते हो ना, हाँ समझ गए। अच्छा सर, एनस के ऊपर एक मसल्स प्रेजेंट रहता है जिसको एनाल स्पिंचटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनाल स्पिंचटर। अरे सिंपल है यार, तुम कार चला रहे हो और तुमको ये पता है कि हम जब सब कार चला रहे हैं और प्रेशर आ गया, नेचर्स कॉल आ गया, वो वाला सेकंड नंबर वाला प्रेशर कॉल आ गया, तो अगर आपको प्रेशर कॉल आ गया और आपको यार वो वेस्ट बाहर निकालना ही है, अब कार में हो तो जगह भी नहीं है, तो तुम क्या करते हो, उसको जनरली कंट्रोल कर सकते हो वॉलेंट्री मसल से, इसलिए उसको एनाल स्पिंचटर, वो मसल्स जो स्टूल को रेगुलेट करते हैं। स्टूल मतलब गंदे खाने को, अनडाइजेस्टेड फूड को निकालते हैं। और जैसे ही एनस से पास होता है इसको डिफिकेशन, इजेशन, ये सारी प्रोसेसेस से बोला जाता है। तो समझ में आया पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इस तरीके से पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। तो आई होप आपको ये पूरा जो फंडा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा, फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेशन जो सेकंड यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे।